अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड हमने सेकंड एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था। तो उसी की ये एक्सप्लेनेशन है कि उनके जो मैथ का पोर्शन था उसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो बनाने लगा हूँ कि उसके पोर्शन में जो क्वेश्चंस के जो राइट ऑप्शंस हैं उनके ऊपर क्या सॉल्यूशंस हैं और वो किस तरह सॉल्व करके हमारे राइट ऑप्शन होंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 41 था कि अंडर रूट जो है वो 25% किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो ना परसेंटेज का मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज जिसके साथ भी आता है इसका मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। 7% लेट सपोज तो 7/100। इसी तरह 80% लेट सपोज तो ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 25% का अंडर रूट निकालना है, यानी हमने लिखना है 25/100 एंड ओवरऑल अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि 25 का अलग अंडर रूट होगा और 100 का अलग। अब हमें मालूम है कि 25 का अंडर रूट होता है 5 एंड 10 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट होता है 10। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास ऑप्शन जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं परसेंटेज में, यानी क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है। सो यहीं पे हमने परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज में चेंज करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो में ख़त्म हो जाएगा और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो यहाँ पे 50% ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा सा देख लें कि सवाल किस में है। मिसाल के तौर पे यही सवाल होता और आपसे पूछा जाता कि 25% जो है इसका जवाब यहाँ पे ऐसे होते हैं। लेट सपोज ये 50 है, ये 0.5 है और ये 0.05 है। परसेंटेज इनके साथ ऑप्शन पे ना होता तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या होता, ये होता 5/100, 25/100 एंड 25 का 5 निकल आता और 100 का 10। अब हमारे पास ऑप्शन में है डेसिमल, यानी इसको भी हमने फिर डेसिमल में चेंज करना होता तो ये जवाब आ जाता 0.5। तो यहाँ पे 0.5 ऑप्शन बी में मौजूद है। लेकिन अब जो इस कंडीशन में हमारे पास सवाल है, ये सवाल है परसेंटेज में। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया है और हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया है। अगर ये परसेंटेज ना होती तो फिर हम 0.5 करते हैं। अगर परसेंटेज भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो फिर सिंपली 25 का अंडर रूट 5 हो जाता। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था 41 क्वेश्चन एंड 42 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि -a/a+b जो है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स के बारे में सीख लें कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का जो है ना साइन इनवर्स कर दी जाए तो उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 10, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये नंबर्स हैं लेट सपोज और ये इसके एडिटिव इनवर्स हैं। सो 10 का होगा -10। इसी तरह अगर मैं x लेता हूँ तो इसका हो जाएगा -x। इसी तरह मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/2। इसी तरह अगर मैं एक और एडिटिव इनवर्स लेता हूँ a/b, सो यहाँ पे हो जाएगा -a/b। एडिटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी एडिटिव इनवर्स अपने ओरिजिनल नंबर में ऐड होगा तो जवाब 0 आएगा। आप करके देख लें, 10 10 में क्रॉस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, x x में क्रॉस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1/2 1/2 में हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, a/b में हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीक़ेकार ये है कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा या वेरिएबल उसकी सिंपली साइन इनवर्स करेंगे। और एक प्रॉपर्टी ये कहती है इसकी, मतलब एडिटिव इनवर्स की, कि जब भी एडिटिव इनवर्स अपने ओरिजिनल नंबर में ऐड होता है तो जवाब 0 आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंटें याद होनी चाहिए। अब हमारे पास है सवाल के -a/b/a+b का जो एडिटिव इनवर्स होगा, अकॉर्डिंग टू ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस और साथ में a-b/a+b। अब ये जो साइन बीच में यहाँ पे दी गई है, ये वाली साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। ऊपर वाले से जब यहाँ पे ऊपर वाले जो मतलब के ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं दो, उस पर मल्टीप्लाई होगी तो ये a जो है वो माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा। सो इसको घुमा के हम यूँ लिखेंगे b-a/a+b। तो यहाँ पे b-a/a+b जो है ऑप्शन बी में हमारे पास राइट ऑप्शन मौजूद है। सो इसको हम टिक कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट इसमें जो हैं कैंडिडेट्स वो यहाँ पे परेशान हो गए हैं कि साइन इनवर्स ऊपर वालों की भी कर रहे हैं, नीचे वालों की भी कर रहे हैं। लेट सपोज ये a-b है ना और a+b है।
सो क्या कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स के ऊपर बी माइनस ए और नीचे की भी सिंबल चेंज कर रहे हैं माइनस ए माइनस बी। सो इस तरह का एक ऑप्शन यहाँ पे ए में मौजूद भी है, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे हम चेंज करते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ 2/3 का एडिटिव इनवर्स मालूम करें तो -2/3 होता है। कभी हमने ऐसे सुना है कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2 ऊपर पे अलग देंगे माइनस नीचे अलग देंगे? ऊपर नीचे नहीं देंगे। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस आएगा तो ये वापस 2/3 हो जाएगा। सो माइनस हमने एक देना है या नीचे वाले के साथ या ऊपर वाले के साथ या कॉमनली यहाँ बीच में। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ x/y, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यहाँ पे एक साइन आएगी सिर्फ माइनस की। अब ये वाली साइन शो कर रही है कि या ऊपर वाले के साथ माइनस है या नीचे वाले के माइनस है या म्यूचुअल बीच में बिल्कुल अपॉन के बिल्कुल सामने। सो इसी तरह यहाँ इस चीज़ का जो एडिटिव इनवर्स है ना, वो हमने यहाँ पे माइनस दिया तो वो माइनस अंदर ऊपर वाले से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला आपका सेम ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि 3 - x जो है वो 5 के बराबर है। तो बताइए 2x जो है वो किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x जो है वो राइट साइड पे जाएगा, 5 इस साइड आ जाएगा, तो 3 - 5 = x। सो x की वैल्यू हो गई -2, यानी 2x जो है वो बराबर हो जाएगा 2 अच्छा, ये पावर जो है जब हम इसको उठा के नीचे ले आएंगे यानी डिनोमिनेटर में, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है यानी इसके नीचे एक मौजूद है। सो इसको हमने पॉजिटिव करना है, प्लस का करना है। नीचे जब ले आएंगे तो जो हो जाएगा 1/2²। इसको नीचे ले आए ना तो पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट। सो 1/2² का मकसद होता है 1/4, 2 2 ज़ा 4। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में मौजूद है ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। एंड 44 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है m³ n⁴ डिवाइड बाय m⁴ n³। सो एक हमारे पास क्वोशंट लॉ होता है, जो क्वोशंट लॉ ये कहता है कि अगर आपका बेस सेम हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाते हैं। यानी देखिए बेस सेम है तो पावर इस वाले में से ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी a⁻m-n। तो इसको कहते हैं क्वोशंट लॉ। तो ये क्वेश्चन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। कह रहा है कि m³ n⁴ डिवाइड बाय m⁴ n³। सो ये देखिए mn। सो इसका पावर इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा m⁻³ - 4 एंड n पावर ये 4 है, ये वाला 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा m⁻−1 एंड n। अच्छा, इस हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शन बी मौजूद है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को ना तब तक सॉल्व करना है जब तक उसका फाइनल आंसर ना आ जाए। तो इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, इसको फाइनल की तरफ लेके आएंगे, यानी इसके अंदर अभी भी मज़ीद सॉल्व होने की गुंजाइश है। सो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये पावर जो है प्लस में आ जाएगा, नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/m और साथ में n होगा। सो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n/m। तो देखें इसमें ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है। अच्छा, अगर बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे बोथ ऑप्शन होता है, बोथ ऑफ दीज होता है, तो हम बोथ ऑफ दीज पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये भी है ये भी है ऑप्शन। सो इधर इसको बी को टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे सी को टिक उस वजह से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी मजीद सॉल्व हो सकता है। जब भी पावर आपका एक्सपोनेंट इस तरह आता है नेगेटिव में तो इसको पॉजिटिव में चेंज किया जाता है। जब भी आपके पास इस तरह मिसाल के तौर पे x पावर -³ आ गया, मतलब -3 आ गया, तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। इसके अंदर सॉल्व होने की और गुंजाइश है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हो गए थे और यहाँ पे इस बी ऑप्शन को टिक कर गया है, लेकिन इसका फाइनल आंसर जो है वो n/m होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एंड इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 45 क्वेश्चन में, इसको सिंप्लीफाई 3/5 पावर 6 3/5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 पावर 10। सो यहाँ पर देखें कि एक प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास, और प्रोडक्ट लॉ कहता है कि जब भी आपके बेस सेम हो, ये प्रोडक्ट लॉ है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n = a⁻m+n। इसका कहने का मकसद ये है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये 3/5 3/5 देखिए बेस सेम है, सो पावर आपके ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये देखें ये 5/3 है, ये 3/5 है, ये 3/5 है, ये 5/3 है, यानी ये दोनों जो हैं सेम हैं। सो इनके पावर आप ऐड कर लेंगे। पावर जब ऐड करेंगे तो 3/5 होल पावर 10
मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल पावर 10। अब आप देखें कि प्रोडक्ट लॉ की एक और जो है सेकंड कंडीशन है, ये प्रोडक्ट लॉ की फर्स्ट जो है ना केस है। प्रोडक्ट लॉ का सेकंड केस ये है कि जब आपके पास बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, यानी a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n हो, तो पावर जो है वो कॉमनली ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देखिए बेस चेंज है, ये 3/5 है, ये 5/3 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट लॉ की सेकंड कंडीशन यूज हो रही है क्योंकि पावर जो है वो सेम है। पावर जब सेम है तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 पावर कॉमन चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे 5 में क्रॉस हो जाएगा, 3 में क्रॉस हो जाएगा, यानी हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/10। और 1 के ऊपर पावर जितना मर्जी आ जाए वो 1 के बराबर ही होता है। सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1। और यहाँ पे देखें 1 कहीं पे भी मौजूद नहीं है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम यहाँ पे नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 एंड 46 में लिखा हुआ है कि इफ 81 पावर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 0.4 डिवाइड बाय 9 पावर 0.2 इज इक्वल टू 3 पावर x। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई कि आपके पास लेट सपोज यहाँ पे लिखा होता है 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर x। सो आपसे कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने देखना है कि बेस सेम है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे पावर जो है कह देंगे कि x जो है वो 2 के बराबर है। इसी तरह अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए 4 इज इक्वल टू 2 पावर x और अभी पूछा जाए कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिसाल है, यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं होगी। क्यों नहीं 2 होगी? क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 4 है। सो हमने पहले तो बेस सेम करना है और 4 को जो है हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस तरह जो है जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये ऊपर और स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये पावर के ऊपर पावर आ गया तो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा पावर ला, और पावर ला कहता है कि पावर जब के ऊपर जब पावर आए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 पावर x। सो अब देखें आपका 2 बराबर है, यानी दोनों साइड बेस सेम है, सो x आपका हो जाएगा फिर 4। तो इसी तरह जो है हमने बेस को सेम करना होगा पावर जो है अपना बराबर करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल है, लेकिन ये काफ़ी जो है टिपिकल सवाल है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 81 पावर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 0.4 डिवाइड बाय 9 और इसके ऊपर पावर है 0.2 इज इक्वल टू 3 पावर x। सो हमने यहाँ पे बेस जो है ना इस साइड 3 पावर x है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इन सारों को बेस 3 में लेकर आना है, यानी बेस 3 में लेकर आना है। और हमें पता है कि 81 के जो अगर आप फैक्टर्स निकाल लें 81 के, तो ये 81 जो है 4 दफ़ा 3 जो है मल्टीप्लाई होता है तो 81 आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। यानी अगर मैं 81 को एक्सपोनेंट पावर वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 पावर 4। सो 81 की जगह पे आ जाएगा 3 पावर 4 और उसके ऊपर पावर है 0.2। इसी तरह ये है 3 के ऊपर पावर 0.4 डिवाइड बाय ये 9 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, देखें 9 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 9 की जगह पे लिखूंगा 3 स्क्वायर और ऊपर 0.2 इज इक्वल टू 3 पावर x। अब हम यहाँ पे देखेंगे पावर के ऊपर पावर है, सो इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर ला यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ये हो जाएगा 0.4 एंड डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 पावर 0.4 इज इक्वल टू 3 पावर x। सो अब देखें ये बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, सो यहाँ पर हमारा कोशंट ला यूज़ होगा। और कोशंट ला क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो पावर माइनस होता है। सो पावर 0.4 में से 0.4 माइनस हो जाएगा तो जवाब 0 आ जाएगा, यानी 3 पावर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 0, क्योंकि 0.4 में से 0.4 माइनस हो जाएगा, 3 पे पावर 0 आ जाएगा। और जिसके ऊपर भी पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, चाहे वो a के ऊपर पावर 0 हो तब भी 1,
100 के ऊपर पावर 0 हो तब भी 1, 3 के ऊपर पावर 0 हो तब भी 1। सो दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका पास राइट साइड पे 3 पावर x आ रहा है, साथ ही साथ ये 1 के बराबर हो गया, यानी 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पावर 0.8 इज इक्वल टू 3 पावर x। सो इन दी एंड आपने देखा कि बेस सेम है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.8। सो देखा हमने फाइनल आंसर जो हमारा आया सॉल्यूशन के बाद 0.8 आया x की वैल्यू। सो हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया और जो है फाइनल आंसर हमारा 0.8 आ गया। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की जानिब, और 47 में लिखा हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू √27/2 देन 20% ऑफ a। अब ये कह रहा है कि 20% जो है हमें किसका मालूम करना है, 27/2 का। 20% का मकसद ये है कि 20/100, मीन्स 100 अपान, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 27/2। यहाँ पे 2 का टेबल इसके ऊपर जो है 10 टाइम्स लग गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 27, ये 10 है बाहर और नीचे आया आपके पास 100। सो यहीं पे अगर आप 10 का टेबल भी यहाँ पे लगा लें तो ये हो जाएगा 27/10 अंडर रूट। अच्छा, आगे अगर आप मज़ीद इसके फैक्टर्स निकाल लें तो आपके पास 27 के फैक्टर्स ही होते हैं, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो नीचे 10 है। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्टर जो है आपका मतलब एक पेयर बन रहा है, तो सो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, सो 3 √3 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 √3/10 जो है डी ऑप्शन में मौजूद है, सो डी ऑप्शन को टिक करेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की जानिब, एंड क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि n की वैल्यू फाइंड करें जबकि हमारे पास 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 8 एंड इज इक्वल टू है n मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 4। अब देखें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस साइड एक्सपोनेंट जो हमें मिले हुए हैं वो 2 और 3 के ऊपर हैं, और इस साइड 6 है, और हमें मालूम है कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3, यानी कि 6 को हम यूँ 2 फैक्टर्स के अंदर तोड़ के लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 8 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय, इसको जो है 2 फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, और 6 के ऊपर पावर 4 है, सो 4 दे देंगे। अब ये 4 बोल रहा है कि 2 के ऊपर भी पावर है और 4 3 के ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 8 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो ये दोनों फैक्टर जो है इस साइड आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 8 अपान 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। सो अब देखें यहाँ पे हमारे कोशेंट ला यूज़ होंगे, बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ये 3 पावर 8 है, इसमें से ये 4 माइनस कर देंगे, सो ये 2 पावर हो जाएगा 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 4। जिसके ऊपर भी पावर 0 आता है तो वो 1 के बराबर होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। सो फाइनल आंसर आपके पास n की वैल्यू आ गई 3 पावर 4। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 पावर 4 ऑप्शन डी में मौजूद है, सो यहाँ पे टिक कर लेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास वैल्यू होती, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में जवाब है, अगर आपके पास इसकी वैल्यू होती तो 3 पावर 4 को आप यूँ सॉल्व करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको इसको सॉल्व कर लें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो दैट्स वाई हमने 3 पावर 4 आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, एंड क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है कि 160% को फ्रैक्शन में चेंज करें। अब हमें मालूम है कि परसेंटेज का मकसद होता है फीसद, और सिंधी में फी सैकड़ों। सो 160% को जो हम इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 160/100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है कि नीचे डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पर अब आप 1 0 1 0 में काट दें, उसके अलावा फिर जो है टेबल्स कौन से लग रहे हैं, 2 का टेबल जो है इसके ऊपर 8 दफ़ा, इसके ऊपर 5 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 8/5।
यहाँ पे देखें ए में 8/5 मौजूद है, सो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जल्दबाजी में ऑप्शन ए को टिक कर लिया। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है मिक्स्ड में या कंपाउंड में, ठीक है। सो मिक्स्ड या कंपाउंड में चेंज करने के लिए ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है। 5 का टेबल 1 टाइम लगेगा, सो ये हो जाएगा 3। तो इसको जो है अब आप होल में लिखेंगे, इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में। सो 8/5 जो है आपका बन जाएगा 1 होल 3/5, यानी 8/5 भी जो है ऑप्शन में मौजूद है, 1 होल 3/5 भी हमारे पास मौजूद है। सो सी ऑप्शन में हमारे पास बोथ भी है एक ऑप्शन। सो यहाँ पर हमने सी वाले ऑप्शन को टिक करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है 50% ऑफ 200, यानी 200 का पहले 50% निकालें और फिर उसका जो है 50% निकालें, तो फिर क्या आएगा? तो अगर आप इसको जो है सिंप्लीफिकेशन मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए तो बेहतर रहेगा। आपके पास है 50% ऑफ 200। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई समझ लें, और 50% का मकसद होता है 50/100, और ये दूसरा 50% है यानी 50/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 200। आप एक ही दफ़ा में लिख लें, अब उसके बाद सॉल्व कर लें। ये 2 जीरो यहाँ पे इन 2 जीरोस में कट जाएंगे, बाकी ये जो 2 जीरो हैं ये इन 2 जीरो में कट जाएंगे। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लें, देखें 5 2 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा हो जाएगा आपके पास 50। सो देखें आपके पास 200 का 50% और फिर उसका 50% जो है आपके पास 50 आया। तो चलें भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 50 जो है ऑप्शन बी में मौजूद है, तो ऑप्शन बी पे टिक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं 51 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 51 में जो है परसेंटेज का डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राशिद अली पेज 4% ऑफ हिज सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ। राशिद अली जो है 4% एक जो है खैरात दे रहा है अपनी सैलरी में से 4%। इफ़ ही पेज 1280 रुपीज़, फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो जो है इसकी 1280 रुपये जो है वो पे कर रहा है एज अ 4% जो है चैरिटी में। तो बताइए कि राशिद अली की टोटल जो है सैलरी मंथली कितनी है? तो भाई इसके 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो मैं बुक वाला मेथड बता दूं, और उसके बाद थ्रू प्रॉपर जो आपके पास मतलब फार्मूला के तहत आप कर सकते हैं। एक फार्मूला परसेंटेज का कभी नहीं भूलना, बाकी सारे फार्मूले आपसे भले भूल जाएं लेकिन ये फार्मूला कभी नहीं भूलना। परसेंटेज बराबर होता है पार्ट ऑफ क्वांटिटी अपान टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपने कभी भी नहीं भूलना, ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब ये कह रहा है कि परसेंटेज हमारे पास गिवन है 4, ठीक है, और पार्ट ऑफ क्वांटिटी यानी हमारे पास गिवन है कि 4% जो है ना वो 1280 के बराबर है। हमने टोटल सैलरी मालूम करनी है, यानी कि हमने TQ टोटल क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट कर दी। टोटल क्वांटिटी को इस साइड ले आएंगे, 4 को इस साइड ले आएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये उस साइड जाके 4 की जगह पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा TQ इक्वल टू 1280 को जो है वो 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से 100 से। अब आप इसको जब क्रॉस कर लेंगे, इसके साथ टेबल लगा लेंगे, तो 25 एंड 1280 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32,000 रुपीज़। ये हो गया आपके पास थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी जो आपने फार्मूला के तहत करना है। अब आते हैं कि जब हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं। भाई हमारे पास एक तो कॉमन सेंस है, दूसरा एक उसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, तीसरा इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और वो मेरा यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। मैं हर जगह पे वही तकरीबन मैं वो वाला एग्जाम्पल देता हूँ जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले भाई इस प्रॉब्लम को भूल जाइए। ये देखिए कि मैं कहूँ कि 5 पेन 20 रुपये के हैं, तो बताइए 7 पेन कितने के आएंगे। तो यहाँ से इस तरह के सवाल सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि 5 पेनों की कीमत है 20 रुपये। सो हम यहाँ पे एक पेन की पहले निकालेंगे, यानी 20 को जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपये की एक पेन आ रही है। फिर हमने 7 पेनों की कीमत मालूम करनी है,
तो 7 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7 पेनों की कीमत आ जाएगी। बिल्कुल यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी आता है। हमें मालूम है कि 4% जो है राशिद अली की सैलरी बराबर कितने के, 1280 के। हमने मालूम करनी है टोटल सैलरी, यानी हमने मालूम करना है 100% सैलरी का, और हमें 4% गिवन है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 5 पेन 20 रुपये के थे, हमने 7 फाइंड करने थे, तो यहाँ से हम पहले करेंगे 1%, और हमें पता है कि 1% जो है वो बराबर होगी 1280 को 4 से करेंगे डिवाइड, तो हमें मिल जाएगी 1%। और हमने टोटल सैलरी मालूम करनी है यानी 100%। इसका मतलब ये हुआ कि 1280 नीचे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी जो है आपका 32,000 रुपीज़ ही होगा। सो ये यूनिटरी मेथड है, ये आपका बुक वाला मेथड है और फॉर्मूला के तहत मेथड है। आप जिस मर्जी मेथड से करें, हमें राइट ऑप्शन से मतलब है वो आना चाहिए, और ये 32,000 रुपीज़ आ रहा है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की जानिब। एंड क्वेश्चन नंबर 52 जो है आज का बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि बताइए कि कौन सा जो है इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट ए में 14285711428, और बी में ये चलता चला जा रहा है डैश डैश। बी में लिखा हुआ है 22/7 एंड पाई है, और डी के बाद डी में है नन ऑफ दिस। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाई जो है वो बराबर होता है 22/7 के। अगर इसको फर्दर जो है इसको इसे सिंप्लीफिकेशन की जाए तो ये 3.142 जो है 85 और ऐसे चलता चला जाता है, यानी पाई की ये दोनों वैल्यूज़ हैं। फ्रैक्शन में 22/7, अगर डेसिमल में चेंज करें तो ये। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि पाई खुद जो है वो इर्रेशनल है। सो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि तो फिर ये सारे इर्रेशनल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पे इर्रेशनल ओनली पाई है, पाई की जो वैल्यूज़ हैं वो रेशनल हैं। अब ये समझने से पहले आपको रेशनल और इर्रेशनल के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। चले मैं इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेशनल किसे कहते हैं और इर्रेशनल किसे कहते हैं। रेशनल नंबर भाई उसे कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बता दूं, कि जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, और इर्रेशनल उसे कहते हैं जिसको P/Q फॉर्म में ना लिख सकें। दुनिया में जो नंबर्स होते हैं ना वो रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स में जो है दो किस्म होती हैं, एक रेशनल दूसरा इर्रेशनल। अब दुनिया में जितने भी नंबर नज़र आएंगे ना आपको वो सारे रेशनल होंगे, इर्रेशनल कुछ नंबर्स हैं। अब जो इर्रेशनल हैं अब उसके बारे में सीख लें, इसके ऊपर डिटेल मेरा अलग से क्लास है, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूरी टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे सिर्फ ये सीख लें कि रेशनल तो सारे ही नंबर होते हैं दुनिया में, अब ढूंढना मुश्किल होता है इर्रेशनल को, तो इर्रेशनल को देखें। अब इर्रेशनल नंबर भाई वो होता है जिसको P/Q फॉर्मेट में ना लिख सकें, और उसके अलावा अब ये कौन से हो सकते हैं। लेट्स सपोज दुनिया में आपके पास एक अंडर रूट, आप लोगों ने देखा होगा कि एक अंडर रूट होता है 4, एक अंडर रूट होता है 9 का, एक अंडर रूट होता है 25 का। सो ये परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट हैं जो कि पूरा पूरा नंबर इनका आ रहा होता है। सो ये आते हैं रेशनल की कैटेगरी में। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा अगर किसी नंबर का अंडर रूट निकालना हो, 7 का, 8 का अंडर रूट, 10 का अंडर रूट, 15 का अंडर रूट, सो इस तरह के जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो नंबर्स, उनका अंडर रूट जो है वो होता है इर्रेशनल नंबर्स। अगर आपसे पूछा जाए तो इर्रेशनल नंबर ये 3 इर्रेशनल है, अंडर रूट 7 इर्रेशनल है, 8 अंडर रूट जो है ये भी इर्रेशनल है। अच्छा, इसके अलावा इर्रेशनल दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स वाले होते हैं, और पॉइंट्स में 5 किस्म होती हैं। पॉइंट्स वाले नंबर्स में 5 किस्म होती हैं, किस्में देख लें। एक को किस्म ये होती है कि जब आपके पास पॉइंट के बाद ऐसे नंबर आ जाएं 1.25। एक दूसरी किस्म होती है 1.6666 डैश डैश। तीसरी किस्म होती है 1.121212 डैश डैश। और चौथी किस्म होती है 1.125 अच्छा, चौथी किस्म ये होती है 6.28903864 एंड 3 डैश डैश डैश। अब ये 5 किस्में हैं डेसिमल में, आप सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा।
पॉइंट के बाद अगर आपके डिजिट्स खत्म हो जाए, नंबर खत्म हो जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग, तो ये जो है रेशनल होते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर आपके पास सेम नंबर रिपीट हो और ख़त्म भी ना हो, चलता चला जाए, तो ये भी रेशनल है। ठीक है। पॉइंट के बाद अगर आपके पास सेम सीरीज रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स की रिपीट हो रही है और ख़त्म भी नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं, सो ये भी रेशनल है। पॉइंट के बाद अगर ऐसे चलते चले जाएं और एक बड़ी सीरीज रिपीट हो, जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स की सीरीज रिपीट हो रही है, सो रिपीट सीरीज अगर 4 की हो या 5 की, तो वो भी सीरीज रिपीट ही कहलाएगी, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी रेशनल है। तो भाई इर्रेशनल कौन से हैं? इर्रेशनल उसे कहते हैं कि जो पॉइंट्स के अंदर रैंडमली चले, यानी पॉइंट के बाद आपके ख़त्म भी ना हो, ना नंबर रिपीट हो, ना सीरीज रिपीट हो, रैंडमली चलना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सो अब हम आते हैं अपने सवाल की जानिब। हमें आप लोग एक और मिसाल देता हूँ। आप लोग बाटा की शॉप पे जाते होंगे या बाटा के शूज़ खरीदते होंगे, तो उनके ऊपर कीमतें लिखी होती है 999। 999 का मकसद होता है 1000। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली शूज़ की कीमत तो 999 होती है ना। वो आप खुद अपने दिमाग में वैल्यू बनाते हैं कि ये 1000 के बराबर है। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली जो शूज़ की कीमत होती है वो 999 होती है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह पाए की जो वैल्यू है, ये हमने सपोज की है 22/7, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं है। और इसी तरह अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 22/7 को, इसकी तो ये नंबर बन जाता है 3.14285 अब देखें ये सीरीज फिर रिपीट हो रही है। देखें ना, यहाँ पे मैंने सीरीज वाली चीज़ बताई थी, तो ये देखें 142,857, फिर दोबारा ये 142,857। तो देखें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट से मतलब सीरीज हो रही है, सो ये भी रेशनल है। ये P/Q फॉर्मेट में खुद लिखा गया है, यानी रेशनल फॉर्म में है। P/Q फॉर्म में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, सो ये भी रेशनल है। हमसे ये पूछा गया है सवाल में कि इर्रेशनल इनमें से कौन सा है। सो यहाँ पे इर्रेशनल ओनली पाए है। पाए की जो वैल्यूज़ हैं दोनों 22/7 और ये दोनों रेशनल में आती हैं। तो चलें भाई, मैंने पूरा टॉपिक ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है कि 1 इज डैश नंबर, प्राइम नंबर, कंपोसाइट नंबर, रैशनल नंबर, नन ऑफ दिस। सो सबसे पहले तो ना यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हुई हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोसाइट नंबर, तो ये थोड़ा सा बता दूँ। उसके अलावा यहाँ पे बात हुई है रैशनल नंबर की। तो प्राइम नंबर भाई उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों, जिसके ऊपर 2 टेबल्स लगते हों, एक का 1 का और दूसरा इटसेल्फ यानी खुद का टेबल लगता हो, इस तरह के नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, उसके अलावा 13 एंड 17, 19 और इस तरह चलते चले जाएंगे। तो ये हो गए प्राइम नंबर। और कंपोसाइट उसे नंबर कहते हैं जिसके ऊपर एक का और अपने आप के अलावा कोई दूसरे टेबल भी लगे हैं, यानी 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स निकलते हों, तो उसको कंपोसाइट कहते हैं। जैसे कि 4 और उसके अलावा 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह जो है चलते चले जाएं। अब ये हो गए कंपोसाइट नंबर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि 1 एंड 0 जो है ये 2 नंबर से स्किप हो गए और नेक्स्ट जो है आगे चलते जा रहे हैं 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है। ये जो 0 एंड 1 है ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना ये प्राइम में आता है और ना ये कंपोसाइट में आता है। पूछे क्यों? क्योंकि देखें जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी यहाँ पे 1 का तो ओनली एक ही फैक्टर होगा, इसके ऊपर सिर्फ 1 का टेबल ही लग सकता है, दूसरा लगता ही नहीं। जबकि प्राइम की डेफिनेशन ये है कि कम अज कम 2 टेबल लगे 1 का और इटसेल्फ। सो 1 का जो एक ही फैक्टर है, सो दैट्स वाई ना ये प्राइम में आएगा ना ये कंपोसाइट में आएगा। इसी तरह 0 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, 0 ही है, तो यहाँ पे भी ये 0 भी जो है ना प्राइम में आएगा ना ये कंपोसाइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब अलबत्ता 1 जो है रेशनल की कैटेगरी में आता है और रेशनल की डेफिनेशन है कि जो नंबर P/Q फॉर्म में लिखे जा सके उसे रेशनल कहते हैं। सो 1 को अगर आप P/Q फॉर्मेट में लिखना चाहें तो किसी भी नंबर
के नीचे 1 होता है जो कि हम गायब कर देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आखिर में आंसर फ्रैक्शन में आता है 7/1, सो हम 1 गायब करके 7 लिख देते हैं। आखिर में जवाब आता है 100/1, तो नीचे वाला 1 गायब करके हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। तो इसी तरह 1/1 को जो है 1/1 लिख सकते हैं P/Q फॉर्मेट में, यानी 1 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, सो 1 जो है रेशनल नंबर है। तो आगे चलते हैं भाई। इसके बाद हमारे पास सवाल है 54 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है 3/7, 4/5, 1/2। इसकी असेंडिंग आर्डर करें। अब हमारे पास असेंडिंग आर्डर जो है इसको हिंदी में कहते हैं नंड वडाई तरतीब, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद फिर बड़ा, ऐसे जो है इस तरतीब को जो है हमने सेट करना है। सो सबसे पहले तो भाई इसका जो है बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर लें, आसानी से इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1/2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0.5 के बराबर है। 4/5 को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0.8 बन जाएगा। इसी तरह 7 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा, 0 पॉइंट लगा के तो फिर ये हो जाएगा 0 पॉइंट और तकरीबन 4 आ रहा है। सो बस आगे नहीं करेंगे, पॉइंट्स में हमने डिसाइड कर लिया कि अब छोटे में छोटा जो है यही नंबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 3/7 को हमने लेफ्ट पे लिखना है। इससे बड़ा कौन सा आ रहा है 0.5 वाला, यानी 0.5 जो है 1/2 के बराबर है। सो इससे बड़ा कौन सा आ रहा है 4/5 का। तो हमने ये तरतीब अपनी सेट कर ली असेंडिंग ऑर्डर। सो हमारे पास ये देखें ये वाला ऑर्डर जो है बी में मौजूद है, सो बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अच्छा भाई, इसको जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रेशनल नंबर में फाइंड करने के 2 तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर आते हैं 1/2 एंड 3/2 एंड उसके अलावा लेट सपोज 2/2 भी लिख देता हूँ। और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी असेंडिंग क्या होगी, तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 यानी कि नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वालों को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटे में छोटा है 1, तो 1/2 को लेफ्ट पे लिखेंगे। उसके बाद है 2/2, उसके बाद है 3/2। सो आपकी ये असेंडिंग हो गई। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स मुख्तलिफ आते हैं नीचे वाले, जैसे ये वाले हैं 1/2, ये केस नंबर 2 है, और केस नंबर 2 कहता है जैसे 1/2 है, 4/5 है, 3/7 है, तो यहाँ पे नीचे वाले नंबर मुख्तलिफ हैं डिनोमिनेटर सारों के। सो सारों के डिनोमिनेटर एक जैसे करने के लिए 2 का, 5 का और 7 का आप लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद 7 से करेंगे डिवाइड, 70 निकलेगा। 2, 5 इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो फिर ये निकलेगा 70। अब 70 को पहले 10 से डिवाइड कर लेंगे तो सॉरी 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को नीचे भी ज़रब करेंगे ऊपर भी। इसी तरह 70 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, तो 14 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से नीचे भी। इसी तरह 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 को ऊपर भी, 35 को नीचे भी, तो ये बन जाएगा 35/70, और ये बन जाएगा 56/70, और ये बन जाएगा आपका 30/70। तो देखें 70 70 70 आपने डिसाइड कर लिया कि ये नीचे वाले 70 70 हो गए। तो अब हम देखें कि ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करें। 30 छोटा है सबसे, तो हम 30/70 को आगे लिखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 35/70, सो इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है 56/70। सो हमने डिसाइड कर लिया, तो अब इसको जो है वापस अपने ओरिजिनल फार्मेट में लेकर आएँ। सो ओरिजिनल फार्मेट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3/7, और ये हो जाएगा 1/2, और ये जो है आपका 4/5। तो हमने ये डिसाइड कर लिया असेंडिंग। तो देखें आपके पास एक ये वाला मेथड भी है, ठीक है। आपने नीचे वाले नंबर को सेम करके असेंडिंग या डिसेंडिंग का ऑर्डर सीधा कर लेना है अपना, या आप बिल्कुल सिंपल ये है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर लें। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लें कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है, तरतीब आपकी सेट हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एंड क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि -9 पावर 4 -4 पावर 0 -3 1/3 पावर 10 -3/5 पावर 5। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ऑल आर पॉजिटिव, इनमें से सारे पॉजिटिव हैं एक के अलावा। तो बताइए वो पॉजिटिव कौन, मतलब कौन सा है जो पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, एक्सपोनेंट के अंदर आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो कैसे पता चलता है भाई।
सबसे पहले तो ना आपने ये चीज़ें समझ लेनी है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये नंबर है 7 और दूसरा लिखा हुआ है -7, तो ये में दिख रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन इस तरह के नंबर आपको धोखा दे जाएंगे। दिखने में आपको पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नज़र आ जाएंगे, दिखने में आपको नेगेटिव लग रहे होंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इनके इनके जो है रूल्स समझ लें। जब भी बेस के साथ जो है नेगेटिव साइन हो और ऊपर पावर आपका पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो आपका इवन नंबर हो, यानी बद्दी अदद आ जाए पावर, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मिसाल मैं आपको दूं, -2 के ऊपर पावर 2 यानी इवन है, तो इसको मैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो कभी भी बेस के साथ नेगेटिव साइन आए और पावर ऊपर आपका इवन आ जाए, सो वो पॉजिटिव होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? इवन नंबर्स शुरू होते हैं 0 2 4 6 8 और डैश डैश चलते चले जाएंगे। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि इवन नंबर 2 4 6 8 से चलते हैं, 2 से, और ज़्यादा जगहों पे ये लिखा हुआ है कि 0 जो है वो इवन की कैटेगरी में आता है। सो हमने 0 को इवन की कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास किसी ऐसे नंबर के ऊपर पावर ऐसे आ गया और यहाँ पे नेगेटिव भी साइन है, लेकिन ये पावर जो है वो इवन वाला आ गया, इट मीन्स ये 1 के बराबर हो गया और ये खुद क्या बन गया? पॉजिटिव। अच्छा भाई, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई सीन आ जाता है जैसे -6 दिया और ऊपर पावर आपके पास जो है 21 अदद आ गया, ऐसे 3 आ गया, लेट सपोज, सो ये नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि जो बेस है वो नेगेटिव है, लेकिन ऊपर पावर जो है वो इवन नहीं है, ऑड है। दैट्स वाई हमारा पावर जो है, जो हमारा जो जवाब है वो नेगेटिव होगा। चलें ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। -2 उसके ऊपर पावर 3 देता हूँ, तो इसको अगर हम -2 के ऊपर पावर 3 है, इट मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस इंटू माइनस माइनस। सो देख लें आप कि बेस में नेगेटिव थी, ऊपर पावर 21 अदद था, सो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आया। तो हमने पॉइंट यहाँ से क्या नोट किया कि जब भी बेस के साथ नेगेटिव साइन आ जाए और ऊपर जो है आपके पास पावर जो है वो ऑड आ जाए, सो वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, एक इसके अंदर एक और बात समझने की है कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए और ऊपर पावर जो है नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे देखें बेस में नेगेटिव साइन है, पावर ऑड है, लेकिन पावर के साथ माइनस है, सो ये पॉजिटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव ही रहेगा। देखें पावर की आप लोगों ने क्या देखना है कि पावर आपने देखना है कि ये इवन है या ऑड है, पावर की साइन को नहीं देखना। पॉइंट जो आज का अहम पॉइंट है जो नोट करना है इस सवाल के अंदर, कि आपने पावर को जो है सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है, पावर की साइन को नहीं देखना। बेस में नेगेटिव साइन है तो आपने पावर को ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर पावर इवन है सो हमारा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पावर जो है ऑड है सो हमारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। सो इस नज़र से ये मैंने जितना भी कुछ एक्सप्लेन किया इस हिसाब से हम अपने देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल आर पॉजिटिव। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि पावर 0 है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है। सो ये नेगेटिव कहलाएगा क्योंकि बेस में नेगेटिव साइन है। सो ऊपर जो इसके पावर दिया गया है वो ऑड नंबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव डी ऑप्शन नहीं है। सो भाई आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, और 56 के अंदर लिखा हुआ है कि b² पावर 6 डिवाइड बाई b² पावर 7। तो यहाँ पे पावर पावर के ऊपर आया, यानी यहाँ पे पावर ला यूज़ होगा। सो दैट्स वाई सबसे पहले तो हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b पावर 12 एंड b पावर 14। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन ला हमारा यूज़ होगा। जब भी बेस सेम हो तो पावर माइनस होते हैं, तो ये 14 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो b पावर 12 माइनस 14, सो b पावर हो जाएगा -2। तो देखें जब इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/b², और यहाँ पे 1/b² ऑप्शन बी में मौजूद है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 57, और 57 के अंदर लिखा हुआ है कि 8 के ऊपर पावर -2 है और ये +5 डिवाइड बाय 3 को हम अगर
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं -2 और जो है ये एलसीएम अगर हम 3 ले लें, सो 3 का टेबल जो है ये हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, प्लस की सिंबल है तो 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम एंड ये 5 आ जाएगा। सो आपके पास आखिर आंसर क्या आया, 8 के ऊपर पावर -1/3। और देखें भाई, अगर 8 के अगर आप फैक्टर्स निकाल लें तो 2 का टेबल 2 टाइम 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 1 टाइम, यानी 8 को हम यूँ लिख सकते हैं। और इसको अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 8 को 2 पावर 3 लिख दिया और इसके ऊपर पावर ऑलरेडी -1/3 मौजूद है। अब पावर के ऊपर पावर आ गया, यानी पावर पावर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो दैट्स वाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। सो ये 3 के अंदर कट गया, हमारे पास जवाब आ गया 2 पावर -1। जब इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पावर 1, और 1 जो है पॉजिटिव में पावर 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका जवाब फाइनल आ गया हमारे पास 1/2, और 1/2 यहाँ पर ऑप्शन सी में मौजूद है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है कि -2 है, उसके साथ जो है यहाँ पे पावर 3 है और उसके ऊपर फिर पावर 2 है, फिर प्लस है, फिर बेस के ऊपर ये 2 का स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर पावर 3 है। तो यहाँ पर तो भाई पावर के ऊपर पावर वाला सीन है, और पावर के ऊपर पावर के जब आता है तो हम यूज़ करते हैं पावर लॉ, और पावर लॉ कहता है कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 पावर 6। तो देखें बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, पावर जो है आपका 6 है, मतलब इवन है, तो नेगेटिव गायब हो जाएगी, यानी 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 6, और 2 पावर 6 जो है वो बराबर होता है 2 2 2, ठीक है। और ये 6 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, एंड 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 64 हो जाता है। ये मैंने ये 64 के बराबर है, ये भी 64 यानी 64, तो 64 को 64 से ऐड कर दें तो 128 होता है, और यहाँ पे 128 ऑप्शन सी में हमारे पास मौजूद है। सो अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एंड क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई -p² पावर जो है वो 4 है। अब जब पावर के ऊपर पावर आया तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा -p पावर 8। अब जल्दबाजी में जो जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ए ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन देखें भाई बेस नेगेटिव है, पावर आपका इवन है, तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगी, यानी p के ऊपर पावर 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी है। देखें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, इस तरह की टेस्टों में ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। यहाँ तक आंसर आया, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे माइनस की निशानी गायब हो जाएगी, सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बी होगा। सो आगे चलते हैं भाई, मैथमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनशेडेड पोर्शन जो है वो कितनी परसेंटेज को जाहिर कर रहा है। और अनशेडेड पोर्शन यहाँ पे है सिर्फ एक बॉक्स, यहाँ एक बॉक्स है, उसके 3 जो है फिल हैं, एक बॉक्स मतलब एक खाना जो है वो खाली है। ये हमें पता है कि ये 25% को शो कर रहा है। चलें इसको मैथमेटिकल वे से भी मैं बताता हूँ। देखें इसकी फ्रैक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे से जो है समझाया हुआ है, और उसकी मेरी क्लासेस भी चली हुई हैं, उसी को जो है मैं यहाँ पे करता हूँ, दोबारा सॉल्व थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊँ, जो दूसरे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनशेडेड पोर्शन, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वो होता है कि जितने यहाँ पे बॉक्स में टुकड़े हैं, इस बॉक्स के टोटल 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में वही टोटल टुकड़े आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है अनशेडेड पोर्शन की, तो यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन है 1, सो यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन हो गया 1/4। अब जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 4 का टेबल अब 100 के ऊपर लग जाएगा 25 दफ़ा, यानी हो जाएगा 25%। सो 25% सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, अगर आपसे यहीं पे ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि शेडेड पोर्शन जो है वो कितनी परसेंटेज को जाहिर कर रहा है, तो सबसे पहले तो शेडेड पोर्शन हम लिखते हैं कि भाई 3 मतलब नीचे 4 आएगा और 3 फिल हैं तो ऊपर 3 आएगा। जब इसको हम चेंज करते हैं परसेंटेज में तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का टेबल 100 के ऊपर 25 दफ़ा,
25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 75%। लेकिन ये 75% तब होता जब हमसे सवाल में पूछा जाता कि ये फिगर शेडेड पोर्शन जो है इस फिगर में कितना परसेंट शो कर रहा है। सो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो अनशेडेड पोर्शन है वो कितनी परसेंटेज को शो कर रहा है, तो ये है 25%। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की जानिब चलते हैं।